नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृति पाठक और स्वागत है आपका पॉलिटिकल पाठक पे। आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो सबसे पहले इसमें बात करने से पहले हम जाते हैं इसके बैकग्राउंड में कि आखिर ये यूसीसी शुरू कब से हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कॉलोनियल इंडिया के टाइम से, जी हाँ, 1835 में कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडिया का सर्वे करने के बाद पहली रिपोर्ट लाई जिसमें ये बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि पूरे इंडिया में एक लॉ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई, लेकिन ये लागू इसलिए नहीं हो पाया उस समय क्योंकि ये अपने धर्म, अपनी चीज़ों को खो देने के एक डर से जो उस समय के लोगों में था, उस डर की वजह से ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं हो पाया। इसके खिलाफ विरोध हुआ। इसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कमेटी थी उसने जब इस आइडिया को पढ़ा तो उसको लगा कि ये आइडिया एक काम का आइडिया है, ये एक यूजफुल आइडिया है जो हमें पूरे इंडिया में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि आने वाले समय में इंडिया में एक संविधान होगा, एक लॉ होगा। तो इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 44 के तहत हमें यूसीसी दिया जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आइए आगे जानते हैं कि ये यूसीसी अभी इतना ट्रेंडिंग में क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो 2014 और 2019 के दोनों मैनिफेस्टो में राम मंदिर, आर्टिकल 370 के अलावा एक और चीज़ थी जो कि थी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारी रूलिंग पार्टी का मानना है कि हम देश में जेंडर इक्वालिटी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक कोड सबके लिए ना आ जाए। इसीलिए आर्टिकल 44 जो कि एक डीपीएसपी है उसके जो कहता है अ स्टेट शैल एंडेवर टू इट्स सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आइए अब जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में कोई भी क्राइम अगर आप कमिट करते हैं, कोई भी क्राइम अगर कोई कमिट करता है तो उसके लिए एक सज़ा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर एक मैरिज की बात हो, डिवोर्स की बात हो, एडॉप्शन की बात हो या संपत्ति के बंटवारे की बात हो तो इसके लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग लोगों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो यूसीसी के आने के बाद यही बदलाव होगा कि हमारे पूरे देश के लिए एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। तो अब जानते हैं कि हमारे यूसीसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हैं नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम और मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिग्रेसिव पॉलिसीज। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की कि इंडिया जैसे बड़े देश में जिसमें इतने सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, इसको अप्लाई करने के चैलेंजेस क्या क्या होंगे। तो आगे जो चैलेंजेस हैं वो है डाइवर्स पर्सनल लॉ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि हिंदुओं में हर जगह जो लॉ है वो सेम है। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कज़न मैरिज की तो ये नॉर्थ इंडिया में बैन है या फिर नॉर्थ इंडिया में इसको, हिंदुओं में इसको लीगल नहीं मानते हैं, तो वहीं साउथ इंडिया में इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, यानी कि रिलेटिव्स के विदिन जो मैरिजेस होती हैं उसको साउथ इंडिया में ऑस्पिशियस माना जाता है। तो डाइवर्स पर्सनल लॉज जो है इन्हीं सब की वजह से ये एक बड़ा चैलेंज आएगा हमारे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के समय। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैलेंज है वो है कम्युनल पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, वो इन सब पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं, जैसा कि आप सब अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ में देख रहे होंगे। तीसरा जो हमारा चैलेंज रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल। जी हाँ, आर्टिकल 25 यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे जो विरोधी हैं, जो यूसीसी के विरोधी हैं, वो भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, आप उस राइट का खंडन कर रहे हैं, आप उस राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जिस देश में अपने अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार है उसमें आप सबके लिए एक लॉ नहीं ला सकते। तो ऐसा विरोधी कह रहे हैं। आगे चल के आपको बता दें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह बनो केस और शारदा मुग्दल केस में गवर्नमेंट को यही कहा है कि ये अब बहुत टाइम हो गया और गवर्नमेंट को यूसीसी बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपकी क्या राय है? इस वीडियो में मैंने आपको यूसीसी के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके चैलेंजेस बताएं। आपको क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं?
और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडिया में अभी सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूसीसी लागू है, जो कि पुर्तगाल जब गोवा में आए थे उस समय हुआ था। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। चैनल में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और जय हिंद। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्यूअर्स डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।